हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मार्शियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसा कि स्टूडेंट अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मार्शियल लॉ अंडर आर्टिकल 34 लगाया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मार्शियल लॉ के प्रोविज़न हैं उनको क्या है आर्टिकल 34 में दिया गया है। और वहीं जो नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है उसको अंडर आर्टिकल 352 दिया गया है, मेंशन किया गया है। स्टूडेंट इसमें जो कवर पेज में आप देख रहे होंगे जो ये इमेज है, ये जो क्या है मिडिल में इमेज है, ये क्या है नेशनल इमरजेंसी के टाइम की इमेज है, जबकि इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या लगाई गई थी, देश में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई थी 1975 में। ठीक है। और जो आप ये राइट साइड में इमेज देख रहे हैं ये है मार्शियल लॉ की, जो कि क्या है इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में जब जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वहाँ पर क्या कहा गया था जनरल डायर के द्वारा कि उन्होंने क्या किया है मार्शल लॉ को तोड़ा है, मार्शल लॉ को इन्होंने क्या किया है वायलेट किया है। तो इस तरीके से उसको क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या है एक्सट्रीम ये लॉ अप्लाई किया गया था, आप ये देख सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स की मार्शियल लॉ जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तक कभी भी इंडिया में इम्पोज नहीं किया गया है। ठीक है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं राइट साइड में, ये क्या है 13 अप्रैल 1919 की बात है, जबकि क्या है रॉलेट एक्ट के लिए जब गांधी जी ने उसके विरोध में क्या किया था अनशन कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब जलियांवाला बाग में सब लोग एकत्रित थे काफ़ी लोग, तो वहाँ पर क्या कर दिया गया, ये कहा गया था कि मार्शियल लॉ इम्पोज है। उस टाइम पे क्या किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा मार्शियल लॉ को इम्पोज किया गया था। तो उस टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर जहाँ पर भी मार्शियल लॉ लगाया जाता है वहाँ पर क्या होता है मिलिट्री को आर्बिट्रेरी पावर्स दे दी जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक्सट्रीम सिचुएशन 1919 में 13 अप्रैल को देखने को मिली थी, जिसे कि क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेक्रे। ठीक है। जो कि क्या थी बहुत ही ज़्यादा क्या थी दर्दनाक घटना थी हमारे हिस्ट्री की। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि मार्शियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या डिफरेंस हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो मार्शियल लॉ है उसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 34 उसके प्रोविजंस को स्टडी करते हैं, और वहीं जो नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 के अंडर स्टडी किया जाता है। ठीक है। उसमें स्टूडेंट जो दूसरा डिफरेंस हम पढ़ेंगे कि जब जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हमने मार्शियल लॉ को पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने आपसे कहा था कि क्या है जब इंडिया की टेरिटरी के किसी भी एरिया में जब मार्शियल लॉ को इम्पोज किया जाता है तो उस टेरिटरी के उस पार्ट के क्या होंगे जो सिविलियंस होंगे, जो सिटीजन्स होंगे, उनके सारे फंडामेंटल राइट्स क्या कर लिए जाते हैं, उनका सस्पेंशन कर दिया जाता है। और स्टूडेंट इसमें क्या है कि मार्शियल लॉ जब लगाया जाएगा तो उससे क्या है फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। जबकि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली सारे फंडामेंटल राइट्स तो नहीं लिए जाते हैं, लेकिन हाँ फंडामेंटल राइट्स तो अफेक्ट होते हैं। लेकिन क्या है उसमें फिर भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंडर जो भी राइट्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी हमारे पास रहते हैं। जबकि जो मार्शियल लॉ है उसमें क्या है सिटीज़न के पास, सिविलियन के पास कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं रहता है। और स्टूडेंट
जब नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स तो अफेक्ट होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होता है, जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, जो इनके बीच में रेवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि सारी शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास चली जाती है, सारी पावर जो हो जाती है वो किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है। ठीक है। और क्या होता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं। जो लेजिस्लेटिव पावर होती हैं सेंटर और स्टेट की, वो भी क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं, क्योंकि क्या है, नेशनल इमरजेंसी के सिचुएशन में सारा कंट्रोल किसके पास चला जाता है, सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और स्टूडेंट, जब नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उस टाइम पे क्या किया जा सकता है, उस टाइम पे जो टेन्योर है पार्लियामेंट का उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जबकि मार्शल लॉ में क्या होता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसमें क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन में उस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब मार्शल लॉ लगाया गया है। और जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ है, ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ ही क्या है, जो लेजिस्लेटिव पावर होती हैं सेंटर और स्टेट की, उस पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है जब मार्शल लॉ किसी भी टेरिटरी में इम्पोज किया जाए। ठीक है। और क्या है कि पार्लियामेंट का के जो टेन्यूर है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है जबकि मार्शल लॉ लगाया जाता है। जबकि हमने क्या पढ़ा कि नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स तो अफेक्ट होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, वो सब क्या हो जाती है, पूरी तरीके से यूनिटरी हो जाती है और वो सब सारा स्टेट के कंट्रोल में चली जाती हैं। सारी पावर क्या हो जाती हैं, स्टेट के कंट्रोल में हो जाती हैं। और क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में पार्लियामेंट के टेन्योर को भी बढ़ाया जा सकता है। ये था इसमें डिफरेंस। तो स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं कि जो मार्शल लॉ होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट चल रही होती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और जो भी ऑर्डिनरी लॉ कोड्स हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है और केवल क्या है, मिलिट्री रूल लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है, केवल मिलिट्री रूल को ही लगाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, जब नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट तो वैसे ही अपना काम करती है लेकिन और ऑर्डिनरी लॉ कोड्स भी बने रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो मार्शल लॉ इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी भी इंडिया की किसी भी टेरिटरी में क्या किया जाए, जो लॉ एंड ऑर्डर जो जिसका कि ब्रेकडाउन हो गया है उसको रीस्टोर किया जा सके। ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कारण से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्शल लॉ को कब लगाया जाता है, या तो जब क्या हो रहा हो, कोई वॉयलेंट रेबिलियन हो रहा हो, ठीक है, क्या हो, या कम्युनल राइट्स हो रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी भी प्लेस में, पर्टिकुलर प्लेस में क्या हो रहे हों, बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हों, ठीक है, या फिर क्या हो, रेबिलियन हो रहे हों, या कोई भी क्या है, वॉर हो रहा हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। तो लेकिन मार्शल लॉ लगाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जिससे उस पर्टिकुलर एरिया में क्या किया जा सके, जो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है उसको रीस्टोर किया जा सके। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को फिर से मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया है कि जो नेशनल इमरजेंसी है इसको क्या है, 3 ग्राउंड्स में इम्पोज किया जा सकता है। जैसे कि अगर कहीं पर वॉर होता है, इंडिया क्या है, वॉर में किसी कंट्री के संग अगर इंक्लूड है तब लगाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन। कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या फिर आर्म्ड रेबिलियन होता है तो तब नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो मार्शल लॉ है उसको क्या है, इंडिया की
किसी भी जो पूरी कंट्री है उसके किसी भी स्पेसिफिक एरिया में ही लगाया जाता है, ठीक है। जहाँ पर क्या है, जहाँ पे रायट्स हो रहे हों या जहाँ पे कोई क्या हो, कोई अग्रेशन हो रहा हो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, या वॉयलेंट एग्रेशन हो रहा हो, जहाँ पे कोई कम्युनल राइट्स हो रहा हो, तो तब उस कंडीशन में उस स्पेसिफिक एरिया में ही क्या किया जाता है, मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है। जबकि स्टूडेंट जो नेशनल इमरजेंसी है उसको क्या है, पूरी कंट्री में भी अप्लाई किया जा सकता है या फिर कंट्री के किसी भी पार्ट में भी इम्पोज किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी को स्टूडेंट पूरी कंट्री में भी अप्लाई किया जा सकता है या फिर कंट्री के किसी भी एक पार्ट में, एक टेरिटरी में भी अप्लाई किया जा सकता है। जबकि कभी भी मार्शल लॉ क्या होगा, पूरी कंट्री में नहीं लगेगा। मार्शल लॉ कंट्री के किसी भी स्पेसिफिक एरिया में ही इम्पोज किया जाता है जहाँ पर कि क्या हो रहे हों, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रायट्स हो रहे हों, दंगे हो रहे हों, ठीक है, कम्युनल रायट्स हो रहे हों, कोई वॉर की आशंका का हो, कोई एग्रेशन हो रहा हो, तो इस वजह से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में ही मार्शल लॉ लगाया जाता है। जबकि नेशनल इमरजेंसी को पूरी कंट्री में, होल कंट्री, होल लेवल पर लगाया जा सकता है, साथ ही या ठीक है, या इंडिया के किसी भी पार्ट में, किसी भी टेरिटरी में भी इम्पोजिशन किया जा सकता है। इसके लिए दोनों ही कंडीशन है, लेकिन मार्शल लॉ के लिए ये कंडीशन है कि कभी भी पूरी कंट्री में मार्शल लॉ एक साथ नहीं लगाया जा सकता है, वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में ही लगाया जा सकता है, ताकि वो क्या करे, जो वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस में जो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ है उसको रीस्टोर किया जा सके या फिर उसका मेंटेनेंस किया जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि जो मार्शल लॉ है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अंडर आर्टिकल 34 में हम मार्शल लॉ को स्टडी तो करते हैं स्टूडेंट, लेकिन क्या है, इसके लिए जो स्पेसिफिक प्रोविज़न हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं, ठीक है। और जबकि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको क्या है, अंडर आर्टिकल 352 क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पूरी तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, पूरी तरीके से स्पेसिफाई किया गया है। और नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक और डिटेल्ड प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है, जो कि हम अंडर आर्टिकल 352 स्टडी करते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान रहे कि मार्शल लॉ को हम अंडर आर्टिकल 34 हम क्या है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट को तो स्टडी करते हैं कि मार्शल लॉ लगाया जा सकता है इंडिया की किसी भी टेरिटरी में, लेकिन स्टूडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके किसी भी स्पेसिफिक प्रोविज़न को नहीं बताया गया है, ठीक है। और स्टूडेंट नेक्स्ट है इसमें कि जो मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इम्प्लिसिट है, क्योंकि क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से इसके प्रोविज़न को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, अलग से डिटर्मिनेशन नहीं किया गया है कि इसको किस टाइम पे लगाया जाएगा, कब लगाया जाएगा, इसका मेंशन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि ये इम्प्लिसिट है, यानी ये क्या है, अंतर्निहित है, ठीक है। जबकि नेशनल इमरजेंसी जो है उसके क्या है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे स्पेसिफिक जो उसकी डिटेल्स हैं, जो स्पेसिफिक प्रोविज़न्स हैं, उन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 352 बताया गया है, ठीक है। और सारे प्रोविज़न्स को अलग अलग तरीके से स्पेसिफाई किया गया है कि किस कंडीशन में क्या किया जाएगा नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट ये क्या कॉन्सेप्ट है, जो नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक्सप्लिसिट है, मींस इसको क्या है, पूरी तरीके से इसकी विवेचना की गई है, पूरी तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है, अलग से इसको डिफ़ाइन किया गया है, हर कोई इसको क्या है, इसका अलग से रिप्रेजेंटेशन है। जबकि जो मार्शल लॉ है वो क्या है, छिपा हुआ है, अंदर है, लेकिन क्या है, उसको अलग से डिफ़ाइन नहीं किया गया है, अलग से उसके स्पेसिफिक प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं कि कब, किस सिचुएशन में या किस अथॉरिटी के द्वारा मार्शल लॉ को लगाया जाएगा। इस सब से रिलेटेड क्या है, जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं।
और नेशनल इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है कि ये क्या है, एक्सप्लिसिट है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 352 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग जितने भी क्या हैं जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, वो सब क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने अपने इस लेक्चर में क्या समझा कि मार्शियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। और स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि क्या है, मैंने आपको बताया कि अभी तक इंडिया में जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बार भी मार्शियल लॉ नहीं लगाया गया है। लेकिन स्टूडेंट अगर नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है तो क्या है, अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। पहली बार कब लगाई गई, 1962 में, जब क्या हुआ, इंडिया चाइना वॉर हुआ, तब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। और दूसरी बार कब लगाई गई, 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तब लगाई गई। और तीसरी बार कब लगाई गई, जो कि ये क्या है, मिडिल इमेज में शो किया गया है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या है, हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी को तीसरी बार क्या किया गया था, अप्लाई किया गया था। तो स्टूडेंट अब तक क्या है, हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग गई है, जबकि मार्शियल लॉ जो है उसको क्या था, जब हमारा देश क्या था, ब्रिटिश रूल के अधीन था, तो उस टाइम पे क्या है, जनरल डायर के द्वारा मार्शियल लॉ को 1919 में लगाया गया था। ठीक है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम पे क्या था, अमृतसर वगैरह में क्या था, वो सब वहाँ पर मार्शियल लॉ को ही इम्पोज किया गया था। और ये सब जो दमन किया गया था लोगों के ऊपर, बहुत तरीके से जो अत्याचार किया गया था, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी लोगों को, तो उन्होंने ये कहा कि ये अपने आप को इस तरीके से जस्टिफाई किया अपने एक्शन के लिए, उन्होंने कहा कि वहाँ पर क्या था, मार्शियल लॉ इम्पोज था लेकिन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्शियल लॉ में क्या होता है, फिर अगर उसको कोई फॉलो नहीं करता है तो मिलिट्री के पास क्या आ जाती हैं, आर्बिट्रेरी पावर्स होती हैं, फिर वो क्या है, उनको मार सकती है, पीट सकती है, यहाँ तक कि उनको जो सामान्य जनता है उसको मृत्युदंड भी दे सकती है मार्शियल लॉ के क्या है, उसको वायलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये था हमारा मार्शियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में डिफरेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, अभी तक मार्शियल लॉ इंडिया में नहीं लगाया गया है। आई होप स्टूडेंट कि आपको मार्शियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया हो। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 35 को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।